हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार। आप देख रहे हैं स्टॉक फोबिया। यहाँ पर थोड़ा सा आज कुछ हटके बात होने वाला है। कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, डिजिटल एरा पे बात करेंगे। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस एरा को मतलब जो भी चीज़ होती है इन इंडिया, इन ऑल द वर्ल्ड बेसिस पे गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेती है, क्या गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्ट रहता है इन द फ्यूचर टर्म में, गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है उस अपने एक्शन से, वो हम समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जब देखोगे ना, अगर आप मार्केट में आते हो तो मल्टी बैगर सेक्टर को ढूंढते हो, तो मल्टी बैगर सेक्टर क्या है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए मल्टी बैगर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी अभी चल रही है, पावर सेक्टर हो गया मल्टी बैगर सेक्टर। ये सब सारे सेक्टर क्या है? मल्टी बैगर सेक्टर है। और इन सब सेक्टर में कौन से कंपनीज हमें इस टाइम या हमें कभी भी लेनी चाहिए, उनके सही वैल्यूएशन पे हमें उससे लेनी चाहिए। अगर आप उल्टा फुल्टा वैल्यूएशन पे अगर लोगे ना तो स्टॉक्स चलेंगे, नो डाउट। कभी आपके तुक्के लग गए तो हाँ, आप थोड़े बहुत रिटर्न बना लोगे, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म फिर आपको कैपिटल का लॉस भी हो सकता है एंड हैवी लॉस हो सकता है। तो इसके लिए आप सही वैल्यूएशन को ढूंढकर उन जैसे स्टॉक्स पे निवेश कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सरकार को और इंडियन गवर्नमेंट को और जेएनजी ग्रुप को समझने की मेन कोशिश करेंगे कि अभी अभी मेन फोकस किया जा रहा है जेएनजी ग्रुप। जेएनजी ग्रुप जो होते हैं वो 16 साल से लेके अपने 22 साल 25 साल के एज ग्रुप को ही कहा जाता है जेएनजी ग्रुप। तो इन कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं यही हमको कंज्यूमर है। तो यही हमको इन लॉन्ग टर्म अगर आप इसके लिए कुछ कर रहे हो तो आपके सेक्टर को मल्टी बैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन लॉन्ग टर्म आपके सेक्टर मल्टी बैगर होंगे और आपके स्टॉक्स भी मल्टी बैगर होंगे, उन सेक्टर के स्टॉक्स भी मल्टी बैगर होंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, सरकार जब यूपीआई लाई थी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जब लेके आए थे, कब लेके आए थे? 11 अप्रैल 2016। आपको याद होगा सरकार का मोटिव क्या था? इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट। उस मोटिव के साथ आई थी, यूपीआई को लॉन्च किया था। और उस समय लोग बात कर रहे थे कि ये नहीं चलेगा, इंडिया में तो नहीं चलेगा, अदर कंट्री में चले तो चले, लेकिन इंडिया में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कोई सोच पा रहा था उस समय कि चाय वाला के दुकान में आप जाओगे और चाय पियोगे और फिर पेमेंट करोगे आप यूपीआई के द्वारा? सोच पा रहे थे? नहीं सोच पा रहे थे। मैं अलाइन करने की कोशिश करूँगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बताऊँगा थोड़ा देर के बाद। तो उसके बाद सरकार ने क्या किया? धीरे धीरे आप देखे होंगे, धीरे धीरे क्या हुआ, इसी फॉर्म में आज के डेट में जगह जगह यूपीआई लगे हुए हैं, ठेले में। इवन आप सब्जी वाले के पास भी आप यूपीआई देखोगे। इवन मतलब इससे क्या हुआ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी ऑर्गेनाइज की ओर बनने लगे। हमारा इंडिया क्या है, 80% पीपुल जो है ना, जो वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, छोटे व्यापारी, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, इवन हैं। और सिर्फ 20% लोग ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में थे। तो इसके वजह से टैक्स में चोरी भी हो रही थी थोड़ी बहुत, या लोग नहीं समझ के टैक्स भी नहीं पे कर पा रहे थे। लेकिन अब यूपीआई के चलते क्या हुआ कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग हैं ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं, और धीरे धीरे इनका भी मतलब अलाइन हो रहा है। मतलब जो वो कहो डिस्कवरी हो रहा है। मतलब एक रास्ता ये ढूंढ रहे हैं किस तरह से, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में आपने सुना होगा, 1 साल पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 2,000 रुपये के नोट धीरे धीरे सर्कुलेशन से निकाल लिए जाएंगे। और धीरे धीरे निकाल लिए भी गए। अभी होंगे तो 0.1% होंगे शायद, मे बी। मुझे तो दिखती नहीं है, आपको दिखती होगी तो बोलो। तो आप जमा कर रहे होंगे बैंक में, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो इससे क्या क्या आप समझ सकते हैं? इससे ये समझ सकते हैं, हेवी क्वांटिटी के नोट
सरकार रेगुलेशन से इसलिए हटा रही है कि सरकार अब चाहती है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो, यूपीआई के माध्यम से हो। सरकार एक पुश देने की कोशिश कर रही है। मे बी मुझे लगता ये है कि आने वाला 5 साल 10 साल के बाद 500 के नोट भी सर्कुलेशन से हटा लिए जाएंगे। मेरी थिंक है, बट आपकी थिंक कुछ और हो सकती है। लेकिन 500 के नोट इसलिए हटाए जाएंगे, और जो भी 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये के नोट जो होंगे, 200 रुपये के नोट, यही सर्कुलेशन में रहेंगे। और 200 रुपये के नोट इसलिए लाया गया है कि 500 रुपीज़ के नोट सर्कुलेशन से हटाए जाएं। उनके जगह 300 रुपीज़ के नोट में भी हो सके तो लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं भी किया जाए तो सही है, 200 रुपीज़ की नोट रहेंगे और उससे डिनोमिनेशन के नीचे कि सारे नोट अवेलेबल रहेंगे और सिक्के भी रहेंगे। ठीक है, तो क्यों होगा? क्योंकि अब जब इंडिया डिजिटली दुनिया में जैसे कदम रख रहा है, और 10 साल के बाद तो दुनिया कुछ और ही रहेगी, तो उस समय कोई भी आदमी, सभी आदमी फ़ोन रखेंगे और सभी आदमी ऑनलाइन से पेमेंट करना ही प्रिफर करेंगे, और सब आदमी एक्सेप्ट भी करेंगे ऑनलाइन। इससे क्या होगा? हमारे देश में टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट होगी और सरकारें उस टैक्सेस से ज़्यादा ग्रोथ ला सकती है। तो उसके कारण क्या होगा? जीडीपी पर कैपिटा आदमी का बढ़ेगा। और जीडीपी पर कैपिटा क्या है, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। जीडीपी, जैसे आप 10 लोग हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं इंडिया में 10 लोग रहते हैं, और 10 लोग रहते हैं, कोई लोग 100 रुपये कमाता है, कोई लोग 50 रुपये कमाता है, कोई लोग 200 रुपये कमाता है। ऐसे अगर देखा जाए तो एवरेज जो होगा ना, वो 10 लोग डिवाइडेड करेंगे, वो 10 लोग का जो एवरेज होगा, जितना रुपये कमाए, उसी को हम मोटा मोटी आपको समझा रहे हैं, उसी को कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। मतलब हर आदमी के पास, मतलब हम 200 रुपये कमा रहे हैं, आप 100 रुपये कमा रहे हैं, हम 4000 रुपये कमा रहे हैं, मतलब ऐसे कर करके, मतलब जो टोटल कैपिटल आया और जितने आदमी हैं टोटल, उनको डिवाइड करने के बाद जो नंबर आती है ना, उसी नंबर को पर कैपिटा कहते हैं। ठीक है, पर कैपिटा, कंट्री का पर कैपिटा कहते हैं। अगर आप इंडिया की बात करें ना, 2021 का डाटा अवेलेबल है, 2021 का आप देख सकते हैं। लेकिन हम छोटे कंट्रीज़ की बात कर लें, छोटी कंट्री की, आप गूगल में भी सर्च करोगे ना कि वियतनाम पर कैपिटा फॉर वियतनाम, ऐसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा 3756 यूएसडी आपको मिल जाएगा। तो उस इंडिया की बात करोगे तो इंडिया का पर कैपिटा थोड़ा सा कम है, जबकि वो छोटे कंट्री हैं, उसके पास पॉपुलेशन कम है, तो वो पर कैपिटा उनके ज़्यादा है। हम बड़े कंट्री हैं, हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पास थोड़ा सा पर कैपिटा कम है। और पर कैपिटा होती है जैसे इंडस्ट्री आई, कंपनी लगी, ग्रोथ हुआ, इस तरह से भी पर कैपिटा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे ना, तो जितने पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है और हमारा जिस स्तर से हमारा जीडीपी चल रहा है, और पॉपुलेशन में भी अगर वृद्धि हो रही है, जैसे 4% अगर जीडीपी ग्रोथ है, अगर 4% से ही हमारा पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, पर कैपिटा में इंक्रीज नहीं किए तब फिर हम। लेकिन अगर हम 4% से जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, रियल जीडीपी, और पर कैपिटा 2% से, मतलब पॉपुलेशन 2% से बढ़ रही है, तो माइनस करोगे तो 2% का आपको अंतर मिल जाएगा। तो 2% से हम पर कैपिटा बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। और एक टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मेन आपको ये बताता है कि जैसे आप एक बेस ईयर से लेके और आपका रिसेंट ईयर तक कितना आपका जीडीपी ग्रोथ आया। जीडीपी डिफ्लेटर ये बताता है कि कितना, मतलब बेस ईयर से हम अभी तक कितना इंक्रीज हुए हैं, कितना इन्फ्लेशन हमारा हुआ है, जो जीडीपी डिफ्लेटर आपको बताता है। इन दो टर्म को अगर आप अच्छे से चेक करते हो, अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हो, थोड़ी किताब में पढ़ते हो, थोड़े कहीं पे भी सर्च करके यूट्यूब वगैरह पे, या फिर
और भी रीडिंग करने के माध्यम है। तो वहाँ पर जाकर आप इस दो टर्म को जानना जरूरी है। ठीक है, आप लोग चेक करके कोशिश करना इस दो टर्म को पता करने की। तो हम बात कर रहे थे अभी फाइनेंशियल एरा पे। तो फाइनेंशियल एरा पे अब सरकार का मोटिव तो साफ दिख रहा है ना, कि ये 500 की रुपीज़ की नोट, मुझे लगती है रुपीज़ जो नोट है 500 का, मुझे लगता है 10 साल के बाद ये 500 रुपीज़ की नोट भी बंद हो जाएगी। और हमारा जो पॉपुलेशन है, हम जो सारे लोग हैं इंडिया के, सारे ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाएंगे और सारे लोग पेमेंट भी ऑनलाइन ही करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों? इसके कारण होगा कि जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं वो सारे फाइनेंशियल सेक्टर फिर भी बूम होंगे। जैसे बजाज फाइनेंस को ले लो, बजाज फाइनेंस के पास अभी बहुत सारा स्कोप है। जियो फाइनेंस ले लो, जियो फाइनेंस के पास भी बहुत सारे स्कोप हैं। अगर वो जिस स्ट्रैटेजी के साथ, मतलब इस प्लेटफॉर्म में वो इसलिए आए हैं कि वो समझते हैं इस प्लेटफॉर्म, इस इंडस्ट्री में कितनी दम है, कितनी पोटेंशियल है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे ना, क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ आप देखोगे ना, तो 10 से 13% का ग्रोथ हो रहा है हर साल। और जितने भी यंगस्टर, तो जितने भी यंग पीपुल हैं वो हमेशा चाह रहे हैं पैसे खर्च करने का, बट यंग पीपुल के पास पैसे उतने होते नहीं हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, परचेज करते हैं। तो परचेजिंग पावर बढ़ाते हैं अपनी क्रेडिट कार्ड के द्वारा। और तो उसके कारण जितने भी लेंडर हैं ये सब, इसीलिए आरबीआई ने एक पॉलिसी लाई है कि स्ट्रिक्ट किया है थोड़ा सा, कि पर्सनल लोन को लेकर और भी बहुत सारे पॉलिसी बनाए हैं, जिसके कारण क्या होगा, इन जैसे लोन जो देते हैं उन जैसे में थोड़े रिस्ट्रिक्शन आएंगे। बट कितनी आएगी कितनी नहीं वो नहीं कह सकते। बट अभी भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लॉस मेकिंग है और फिर भी लोन दिए जा रहे हैं। बट देखते हैं वो लोग सस्टेन करते हैं। जैसे मैं पेटीएम की ही बात कर रहा हूँ, पेटीएम अभी इंस्टेंट 3 मिनट में 3 लाख अप टू 3 लाख रुपीज़ का आप वो पा सकते हो, लोन पा सकते हो। मैंने रिसेंट में मैं देखा, मेरे पास मैसेज आए थे, तो मैं सोचा कि क्या बकवास हो रही है, तो इसलिए आप लोग से थोड़ा डिस्कस किया। तो यहाँ स्टॉक्स पे मैं चर्चा तो नहीं किया, तो आने वाला वीडियो आप लोग देखिएगा और उसमें मैं स्टॉक्स, फाइनेंशियल सेक्टर, जियो फाइनेंस पे तो मैं हमेशा बात कर रहा हूँ। और जियो फाइनेंस देखना यार, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री इंक्रीज होगी ना, तो जियो फाइनेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जियो फाइनेंस के पास 6% शेयर हैं रिलायंस इंडस्ट्री के। तो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के वैल्यू बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि जियो फाइनेंस सर्विसेज की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो और इसीलिए बढ़ रही है, और ऐसा कुछ खतरनाक तरीके से काम नहीं हो रहा है अभी, मतलब स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन टीम बना ली गई है। उसके टीम बहुत अच्छे हैं, हमको तो मुझे बहुत पसंद आई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सारी टीम। एंड उनके नो डाउट वो एक मल्टी बैगर सेक्टर ही नहीं, सेक्टर तो है ही, और स्टॉक्स भी बन जाएगा जियो फाइनेंस। मैं बुलिश हूँ थोड़ा सा जियो फाइनेंस को लेकर। और कुछ बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन बट वीडियो लंबी हो गई है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। ओके, बाय बाय।